बार बार आ रहा है कि यार सब मेरे को जाते ही मैं लाइव में जाऊंगा तो बच्चे नोटिस करेंगे, अरे सर क्या आप पहले कितने मस्त मस्त बाल थे आपके, कितने अच्छे लगते थे, क्या सर क्या करवा के आ गए, क्या ये कोई बाल होते हैं क्या। मैं ये सोच रहा हूं कि आप भी मेरे प्रति, जैसे मैं अपने को आपको देख के सोच रहा हूं कि मेरे बाल बहुत छोटे हो गए, ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं लग रहा, वही भाव मैं सोच रहा हूं कि दूसरे तुम लोग भी मेरे प्रति वही सोचोगे। इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता, कि मेरे सेट पे धब्बा लग गया, मेरी कोई भी चीज है, मान लो कि दिमाग में है कि यार मेरे यहां पिंपल हो रहा है, तो सब लोग मेरे उस पिंपल की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो भाव है ये तो है इमेजिनरी ऑडियंस। क्या है? काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस बोलेंगे। व्यक्तिगत दंत कथा क्या होता है? पर्सनल फीबल, ठीक है। पर्सनल फीबल क्या है? पर्सनल फीबल क्या होता है? देखिए पर्सनल फीबल का मतलब क्या है कि किशोर अवस्था में जब बच्चा आता है तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ये स्पेशली चारों कॉन्सेप्ट पियाजे के हैं। जीन पियाजे कहता है कि बच्चे को लगता है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है और मेरी भावनाओं को आप कभी समझ नहीं सकते हो, तो वो स्वयं को विशिष्ट समझता है। क्या समझता है? अपने आप को विशिष्ट मानना, दूसरों से अपने आप को अलग मानना, यूनिक मानना, ये जो भावना है इसको बोला गया है व्यक्तिगत दंत कथा। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा वो क्या होगा? पर्सनल फीबल। क्या होगा आंसर? पर्सनल फीबल। ये इमेजिनरी ऑडियंस है, पर्सनल फीबल है। और ये तीसरा ऑप्शन कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब होता है अपने आप से बच्चा बातचीत करता है। ये जो पूर्व आपकी संवेदी गामा, आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 4 वर्ष, तो 2 से 4 वर्ष के मध्य ये कलेक्टिव मोनोलॉग की प्रवृत्ति बच्चे में पाई जाती है। और अंतर ज्ञान जो रीट 18 में प्रश्न आया था, जिसको अपन एक प्रकार से सहज ज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहज ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। तो ये जादुई चिंतन जिसको बोला जाता है, बच्चा साधारण मानसिक क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। तो ये चारों ही कॉन्सेप्ट जीन पियाजे के हैं, लेकिन यहां जो डेविड अल्काइन ने इस शब्द का जो प्रयोग किया वो किसके संदर्भ में किया है? पर्सनल फीबल, व्यक्तिगत दंत कथा। मेरे अकॉर्डिंग 4 बिंदु आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़े अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरे प्रश्न की ओर मैं लेके जा रहा हूं आपको। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, सेकंड प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने डाउटफुल सीरीज में अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा साहब। देखिएगा, छात्रों को, स्टूडेंट्स को रटने के लिए कम करने के लिए, रटने को कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? कि बच्चा रट रहा है तो मुझे बच्चे को रटने से रोकना है साहब। मुझे क्या करना है? बच्चे को रटने से रोकना है। मुझे बच्चे को रटने से रोकना है तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? रटने से रोकने के लिए मुझे क्या करूंगा? बच्चे को मैं पाठ्य सहगामी गतिविधियों को बढ़ावा दूंगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन करूंगा, सृजनात्मकता को बढ़ावा दूंगा, या मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करूंगा? कौन सा आंसर होगा बताएं? डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। ये मौसम की नजाकत का असर दिखता है मुझे मेरे विद्यार्थियों पे, जो इतने प्यार भरे आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। सी, डी, बी। क्या आंसर लग रहा है? देखिए क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। शिक्षण विधि में परिवर्तन करना भी हो सकता है। पाठ्य सहगामी गतिविधियों को बढ़ावा देना से कोई मतलब नहीं है शिक्षण से, ठीक है। यह भी सही लग रहा है, यह भी सही लग रहा है और यह भी सही लग रहा है। बै, से और दे तीनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। ये आया हुआ प्रश्न याद रखना, जो भी प्रश्न अपन ले रहे हैं सबके सब आए हुए प्रश्न ही ले रहे हैं, ताकि आपको भ्रमित नहीं होना पड़े। एक अच्छी चीज आपको मिले, जो 40, 45, 50 मिनट जो भी अपन डिस्कशन करें उसमें वो कॉन्सेप्ट, वो चीजें मिले जो आपके लिए बड़ी उपयोगी हो, जो आने वाली हर एग्जाम के लिए आपको कोरिलेटेड करें। उन्हीं चीजों का डिस्कशन मैं कर रहा हूं, ठीक है। कुछ नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, बीच में रुक सकता है थोड़ा बहुत। मूल्यांकन, देखिए इसका आंसर जो माना गया था वो माना गया था डी ऑप्शन, मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना। देखिए मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना इसका ऑप्शन माना गया। ऑप्शन तीनों ही सही है,
लेकिन ज्यादा बेटर कौन सा है, जब हम मापन मूल्यांकन पढ़ते हैं और मूल्यांकन में जब प्रश्नों की अपन चर्चा करते हैं तो हम वहां बात करते हैं कि साहब निबंधात्मक प्रश्न जो है वो रटने को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटने का विरोध करते हैं। तो ये दोनों चीजें किसका पार्ट हो गई, ये मूल्यांकन का पार्ट हो गई। किसका पार्ट हो गई, मूल्यांकन का। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है वो रटने से बच्चे को रोकने के लिए अपन किस में परिवर्तन करेंगे, यदि मूल्यांकन उनका अलग तरीके से होगा तो बच्चा हर चीज को समझना जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो बेस्ट आंसर जो होगा वो वहां पे डी होगा, ठीक है ना। ये डी आंसर जो है वो निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से इसको जोड़ दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटने का विरोध करते हैं, निबंधात्मक प्रश्न रटने का समर्थन करते हैं। तो मूल्यांकन विधि में अपन चेंज करेंगे, डी आंसर यहां पे सही होगा। तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी। दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हो चुका है, तीसरे प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये आरटी एक्ट 2009, आरटी एक्ट 2009 की मैं बात कर रहा हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक प्रवेशित बालकों की संख्या यदि 200 से क्या है, अधिक है। किससे अधिक है, 200 से अधिक है, तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए। जो चीजें मैंने अंडरलाइन की हैं आप समझ रहे होंगे। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार क्या होना चाहिए, कक्षा 1 से 8 तक प्रवेशित बालकों की संख्या यदि 200 से अधिक है तो छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा। बी बी बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बारिश की ये बूंदें आप लोगों को बहुत शार्प बना रही हैं, बहुत तेज तरार बना रही हैं, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बधाई इस बात के लिए कि आप बहुत सिंसियर हैं एग्जाम को लेकर, आप बहुत गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर, और बहुत अच्छा जज्बा है आप में मनोविज्ञान के प्रति पॉजिटिव होने का। देखिए आरटी 2009 में सिंपल सी बात समझनी है, 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं 30:1, लेकिन चाहे बच्चे 20 हो चाहे 25 हो, शुरुआत में 2 टीचर जरूर होंगे, लेकिन अनुपात 30:1 होता है। लेकिन जैसे ही संख्या 200 से अधिक होती है तो अनुपात क्या बन जाएगा, 40:1। 6 से 8 में वैसे होता है 35 बच्चों पे 1 टीचर, लेकिन संख्या जो है वो बढ़ती है, तो 200 से अधिक संख्या होते ही अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1। तो याद रखना 200 से अधिक संख्या होते ही अनुपात में हमेशा याद रखना क्या आएगा, 40:1 आएगा। और वैसे 1 से 5 तक 30 बच्चों पे 1 होता है और 6 से 8 पे 35 बच्चों पे 1 टीचर होता है। ये पूरी टेबल मैंने अवनी साइकोलॉजी में डाल रखी है, आप उसको जरूर देख के जाइएगा। वो एक बहुत महत्वपूर्ण टेबल है जिसे हम अपने अनुसूची बोल सकते हैं और जिसे अपन धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात के नाम से संबोधित करते हैं आरटी 2009 में। तो एक इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है, वो कंप्लीटली आप लोगों को देखना है। तो यहां आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी, 40:1। तो बी आंसर, तीसरे प्रश्न का आंसर सही होगा। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा यहां पूरा होता है और चौथे प्रश्न की ओर मैं आपको लेके चल रहा हूं। चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। इस प्रश्न को लेकर मेरे को बहुत से बच्चों ने मैसेज किए कि सर ये प्रश्न हमारे समझ में नहीं आया, ये रिट में आपके आया हुआ है। तो रिट में आया हुआ प्रश्न है और आप लोगों को समझ में नहीं आया, और ये प्रश्न थोड़ी सी पेचीदगी पैदा करता है, कुछ डाउट्स पैदा करता है, क्योंकि नॉर्मली अपने दिमाग में होता है। इस प्रश्न को लेकर डाउटफुल क्यों हुआ ये प्रश्न, इसको लेकर रीजन ये था कि नॉर्मली जब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है तो उसमें होता है कि भाई 4 ऑप्शन इधर हैं, 4 इधर हैं, तो चारों में से किसी एक का मिलान 1 से होगा, एक का मिलान 1 से होगा। लेकिन यह प्रश्न जब रिट में आया था तो यह इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया, क्योंकि इसका जो आंसर था उसमें एक विशेषता के अंदर आंसर 2 थे, और इसलिए आपके लिए हो सकता है कि आपको ये लगा हो कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो इसको समझिएगा साहब, समझिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए पहला कै ऑप्शन मिलान करना अपने को, मन तरंग, मन तरंग जानो के रहे, अरे मन तरंग जानो के, मन तरंग क्यों है, फंटासी, डे ड्रीमिंग, हवाई किले बनाना, जिंदगी में ये जरूर बनाने चाहिए, जिंदगी में इमेजिन जरूर करना चाहिए, कल्पना करो, मंत्रंग करो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो। सपने देखने का अधिकार है, रात में भी देखने चाहिए, दिन में भी देखने चाहिए। दिन के सपने बड़े गजब के होते हैं,
क्योंकि वो खुली आंखों से देखे जाते हैं, रात के सपने बंद आंखों में देखे जाते हैं, वहां कुछ भी हो जाता है, लेकिन आंखें खुलती हैं तो लगता है यार वही हैं जहां से शुरुआत की थी। तो मन तरंग में अपन कुछ समय के लिए आनंद ले सकते हैं किसी के साथ, ये डे ड्रीमिंग है और ये तनाव को समाप्त करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए सभी रक्षा तंत्र ही हैं। अप्रत्यक्ष जो विधियां होती हैं उनको सबको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। और सिगमंड फ्राइड ने स्पेशली इनका प्रयोग किया। तो ये रक्षा तंत्र तो सभी होते हैं, याद रखना। अब इसमें से मन तरंग को अपन क्या बोलेंगे, नकारना बोलेंगे, पलायन बोलेंगे, प्रतिस्थापन बोलेंगे, चिंता बोलेंगे। आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। आपको इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन में बेहतर ऑप्शन कौन से हो सकते हैं यह आपको देखना है। देखिए हवाई किले बनाना, हां निश्चित रूप से हवाई किले बनाना। तो देखिए मन तरंग क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से। तो नकारने का तो मतलब ही नहीं है, नकार तो नहीं रहे, यहां तो अपन स्वीकार करते हैं, किसी के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। कभी टीचर के बारे में सोच रहे हैं, कभी आईएएस बनते हैं, कभी आरएस बनते हैं, कभी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, मन तरंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मन तरंग यहां क्या हो सकती है, रक्षा तंत्र क्या हो सकता है। देखिए मन तरंग क्या है, कल्पना, हवाई किले बनाना है। और हवाई किले कब बनाते हो, जब आप वास्तविकता को अस्वीकार करते हो। किसको अस्वीकार कर रहे हो, आप यथार्थ से भाग रहे हो। किससे भाग रहे हो, जब आप सच्चाई से भागते हो। सच्चाई तो यह कि आप बेरोजगार हो और आपको किताब पढ़नी है, आप अभी कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो कि मैं बेरोजगार नहीं हूं, मैं तो टीचर बन चुका हूं, मेरी पोस्टिंग हो चुकी है और मैं कोविड सेंटर पे ड्यूटी दे रहा हूं टीचर के रूप में, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आप अपनी सच्चाई से भाग रहे हो। तो यहां रक्षा मन तरंग क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहां यह हो सकता है पलायन। यानी मन तरंग एक प्रकार से क्या है, पलायन करना है, भाग जाना है सच्चाई से। कहां से भाग जाना है, सच्चाई से भाग जाना है कि आप बेरोजगार हो लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं तो आईएएस बन चुका हूं। ठीक है, तो ये पलायन बैठेगा यहां पे। दूसरा, रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करता है। किससे बचाव करता है भाई, डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग अपन कब करते हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग हम व्यक्ति को तनाव को दूर करने के लिए, या तो तनाव को कम करता है या तनाव को समाप्त करता है। तो ये चिंता, तनाव शब्द यहां है नहीं, यहां शब्द क्या लिखा हुआ है, चिंता लिखा हुआ है। तो डिफेंस मैकेनिज्म आपके चिंता को, टेंशन को, तनाव को या तो खत्म कर देता है या कम कर देता है। तो ये निश्चित रूप से इसमें क्या हो जाएगा, चिंता से बचाव करता है। टेंशन हो गई भाई, टेंशन हो गई आपके दिमाग में कि यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, आप डिफेंस मैकेनिज्म अपनाओगे, अरे यार जब सभी करते हैं तो मैंने भी कर लिया, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी टेंशन को कम कर रहा है कि यार उसने भी तो किया था, मैंने भी कर लिया, क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो चिंता को कम करती है डिफेंस मैकेनिज्म। और बड़ा फायदा ये होता है कि इनका 1 रुपया नहीं लगता, बड़ी सस्ती होती है, इनका अधिकतर यूज करना चाहिए। तो यहां चिंता से बचाव करती हैं। तीसरा, उदातीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदातीकरण का मतलब क्या समझते हैं, सब्लिमेशन, जिसको आप मार्गंतीकरण कह दें, जिसको आप शोधन कह दें। तो सब्लिमेशन एक रक्षात्मक युक्ति है, उदातीकरण क्या रक्षात्मक युक्ति है। और ये रक्षात्मक युक्ति किससे मदद करेगी, यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग नकारते हैं अपन इसमें, या प्रतिस्थापन करते हैं, या चिंता से बचाव करते हैं, या पलायन करते हैं। बताइए उदातीकरण में क्या हो सकता है, प्रतिस्थापन होगा, नकारना होगा या चिंता होगा। देखिए सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में कोई विचार है, आपके दिमाग में कोई इच्छा है, उस विचार को, उस गलत विचार को जिसको समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, घर वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसको आप सही विचार के रूप में बदलते हो। मतलब कि गलत विचार को सही विचार में बदल लेना, इसको अपन उदातीकरण बोलते हैं। तो यहां कौन सा शब्द आ सकता है बदलने के संदर्भ में, बदलने के लिए उपयुक्त कौन सा होगा, प्रतिस्थापन होगा। भाई सब इंस्टीट्यूट तो कर रहे हैं अपन, प्रतिस्थापन ही तो कर रहे हैं, बदल ही तो रहे हैं। तो यहां इसका सही मिलान क्या होगा, प्रतिस्थापन। चौथा देखिए, क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन को रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन। और कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि आप किसी कार्य में असफल हो गए, ठीक है, उसमें आप पूरा नहीं कर पाए, तो उस कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर रहे हो। तो क्षतिपूर्ति में भी अपन क्या कर रहे हैं, उस कार्य की पूर्ति में दूसरे कार्य के माध्यम से कर रहा हूं। मेरा सपना था
कि मैं टीचर बनना चाह रहा था लेकिन टीचर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, मैं उसकी क्षतिपूर्ति दूसरे कार्य के माध्यम से कर लूंगा, फोटो स्टेट की दुकान पे नोट्स बेच बेच के कर दूंगा, देखो मैं टीचर तो नहीं बन पाया लेकिन टीचर बना रहा हूं, ठीक है। लड़की गायिका बनना चाहती है, नहीं बन पाई, कोई बात नहीं, ढोल बजा के भजन मंडली में ये एडजस्टमेंट करती है कि यार कम से कम गायकारों के साथ ढोल तो बजा रही हूं, तो ये क्या क्षतिपूर्ति कर रही है, कॉम्पेंसेशन कर रही है, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन में भी क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन, इसलिए इसमें ग और घ इन दोनों का आंसर क्या होगा, प्रतिस्थापन। रक्षातंत्र में क्या होगा, चिंता से बचाव करती है, और मंत्रंग में क्या होगा, पलायन। तो ये रिट में आया हुआ प्रश्न है। अब इसके आंसर जो है वो नीचे हैं, मैंने आपको ये समझा दिया इनका मतलब क्या होता है, और मेरे अकॉर्डिंग आपके समझ में आ गया होगा कि वास्तव में प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है और ये दोनों युक्तियां प्रतिस्थापन में क्यों यूज की जा रही हैं। ये रिट 2012 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। कुछ नेटवर्किंग इश्यू हो सकता है, बीच में एक बार रुकता है हमारा, वैसे ही एक बार तो पता नहीं इसमें कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये देखिएगा, इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मिलान में, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें जो सी ऑप्शन है, जो ये रिट में आया था उसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पहले वाले में तो 2 नंबर आ जाएगा, यानी कि पलायन करना मंत्रंग में, और रक्षातंत्र किससे मदद करता है, डी ऑप्शन था चिंता से, और आपका उदातीकरण में प्रतिस्थापन, और आपका इसका क्षतिपूर्ति में भी क्या जाएगा, प्रतिस्थापन। तो सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो मैंने समझा दिया, इसको याद रखिएगा, मिलान वाले प्रश्न का आंसर होगा सी, ठीक है। तो ये विवादित प्रश्न था, इसको देख लीजिएगा। आगे देखेंगे आप 5वां प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न ये भी आया हुआ है, ये आपको क्यों विवादित लगा मुझे नहीं पता। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। भी सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। जिंदगी में हमेशा इस चीज को याद रखो, विदाउट मोटिवेशन तो कुछ नहीं है, विदाउट मोटिवेशन तो लाइफ में कुछ है ही नहीं। जिंदगी की शुरुआत ही मोटिवेशन से होती है। मोटिवेशन नहीं होता है तो आप पूरा दिन यूं ही निकाल देते हो सोते सोते कि आज तो बारिश का मौसम है, सर मन ही नहीं किया पढ़ने का। आज तो बारिश का मौसम था सर, मन ही नहीं किया पढ़ने का। मन क्यों नहीं किया? क्योंकि साहब कुछ लगा हुआ नहीं था आपके पीछे। कहां पे? पीछे। समझ रहे हैं आप? अरे कुछ पीछे लगता है तभी तो कुछ होगा। यस या नो? बोलिए बोलिए, वो पीछे क्या लगा होता है? पीछे क्या लगा होता है बताओ, क्या लगा होता है पीछे? अरे बोलो। कभी आपने देखा है, एक सवाल आता है कि साहब ये हेलीकॉप्टर और रॉकेट, तो हेलीकॉप्टर और रॉकेट में सबसे फास्ट कौन चलता है? तो हेलीकॉप्टर की अपेक्षा रॉकेट फास्ट चलती है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि साहब रॉकेट फास्ट क्यों चलती है? बोले रॉकेट फास्ट इसलिए चलती है कि उसके पिछवाड़े में कुछ लगा हुआ होता है। पिछवाड़े में क्या लगा होता है? रॉकेट के पिछवाड़े में हमेशा आप देखना, रॉकेट यूं चल रही है तो एक धुआं सा निकलता है। ठीक है ना, ये रॉकेट सर जा रही है। और हेलीकॉप्टर का पिछवाड़ा सेफ होता है। क्या होता है? पिछवाड़ा सेफ होता है। अब मान लो जिसके पिछवाड़े में आग लग गई, वो आराम से बैठेगा, सोएगा या भागेगा? पिछवाड़े में आग लगने के बाद साहब आदमी बहुत भागता है, और इतना भागता है कि पूछो मत, कहीं से भी कूद जाएगा। तो रॉकेट तेजी से चलती है क्योंकि उसके पिछवाड़े में क्या होती है? आग होती है, और वो आग की वजह से वो रॉकेट जो वो भागती है, क्योंकि पीछे से मामला जलता है, और जलता है तो आदमी भागता है, याद रखना। और हेलीकॉप्टर जो है बेचारे के पिछवाड़े में कुछ नहीं होता है, वो इसलिए वो धीरे धीरे अपना काम निकालता है। तो ये आपको तय करना है कि रॉकेट बनोगे या हेलीकॉप्टर की तरह डुग डुग करके, क्या होता है ना, बात ज्यादा करें बे और पढ़े कम। ठीक है ना, तो हेलीकॉप्टर बनोगा कि रॉकेट बनोगा, तय कर लियो। आंसर क्या हो जाएगा? सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। बालक स्वस्थ रहता है। मोटिवेशन का स्वस्थता से संबंध नहीं है। मोटिवेशन हो तो अस्वस्थ आदमी भी स्वस्थ बन जाता है। कहां से हिम्मत आती है पता नहीं चलता है। ठीक है, भक्ति करना, भक्ति से भी कोई मोटिवेशन का संबंध नहीं है। प्रसन्न रहता है, जरूरी नहीं है कि मोटिवेट आदमी खुश रहे, क्योंकि उसके दिमाग में होता है उस दुनिया को मुझे दिखाना है जिस दुनिया ने तुम्हें ताने मारे हैं, उस दुनिया को जवाब देना है जिसने मुझे रुलाया है, उस दुनिया और उस व्यक्ति को जवाब देना है जिसने मुझे कमजोर समझ के मुझे हर बार हराने की कोशिश की है।
तो वो प्रसन्न रहे आवश्यक नहीं है, मोटिवेट आदमी प्रसन्न रहे आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें साहब आग लगी होती है। लेकिन ये जरूर होता है कि वो शीघ्र सीखता है, यानी वो बहुत जल्दी सीखता है, क्योंकि उसमें ललक होती है कि साहब ये जो पीछे आग लगी हुई है ना, तानों की, गरीबी की, लोगों की बातों की, असफलताओं की, वो आग उससे ये मोटिवेट करती कि बेटा तुझे 1 घंटे में 3 घंटे जितना मैटर पढ़ना है। तो बच्चा जो होता है इससे शीघ्र सीखता है। तो डी आंसर यहां पे दोस्तों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न, यह प्रश्न आया हुआ प्रश्न है और किसी बच्चे ने कहा, मुझे जिस बच्चे ने भेजा उसने कहा गुरुजी यह प्रश्न मैंने सब जगह ढूंढ लिया। उस बच्चे ने जिसने मुझे प्रश्न भेजा उसने कहा गुरुजी इस प्रश्न को मैंने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, ये कौन सी किताब से पूछा गया है। और मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा तेरे पास अवनी साइकोलॉजी है? बोला है सर, लेकिन उसमें भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि एक काम कर, किताब खोल और किताब खोलने के बाद उसका पृष्ठ संख्या 23 कितनी निकाल, पृष्ठ संख्या 23 निकाल और 23 के ऊपर एक डेफिनेशन दी हुई है, उस डेफिनेशन की पहली लाइन पढ़ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि परिभाषा अवनी मनोविज्ञान में नहीं हो। बड़ाई नहीं कर रहा हूं दोस्तों, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, उस बच्चे की बात थी इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उसने कहा कि सर ये प्रश्न मेरे को मिला नहीं। तो पृष्ठ संख्या 23 पे एक बिंदु डाला हुआ है अवनी मनोविज्ञान में, विद्यालय प्रभावशीलता, स्कूल इफेक्टिवनेस, एक छोटा सा बिंदु है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाला जो सेकंड टॉपिक है उसके साथ लास्ट में विद्यालय प्रभावशीलता। और विद्यालय प्रभावशीलता में मैंने जॉन डीवी का स्टेटमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? जॉन डीवी का स्टेटमेंट दे रखा है। क्या दे रखा है? जॉन डीवी का स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट ये है कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है। क्या है जॉन डीवी का स्टेटमेंट? विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए विशिष्ट क्रियाओं की शिक्षा दी जाती है। विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास के लिए विशिष्ट क्रियाओं की शिक्षा दी जाती है। यह साहब किसका स्टेटमेंट है? जॉन डीवी का। इनकी किताब का नाम था स्कूल एंड सोसाइटी। किताब का नाम क्या था? स्कूल एंड सोसाइटी, विद्यालय तथा समाज। और उस किताब में इन्होंने विद्यालय को एक विशिष्ट वातावरण कहा था जहां बालक के वांछित विकास के लिए विशिष्ट क्रियाओं की शिक्षा दी जाती है। जॉन डीवी का स्टेटमेंट है। तो इन्होंने विद्यालय को क्या माना था? विशेष वातावरण। क्या माना था? विद्यालय को विशेष वातावरण। किसने? जॉन डीवी, जिनको प्रथम शिक्षाविद कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम था स्कूल एंड सोसाइटी। याद रखिएगा ए आंसर। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर मैं आपको लेके जा रहा हूं। मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, हम बहुत जल्दी जीतने वाले हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। बहुत कुछ अच्छे होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतरीन होने वाला है। याद रखना, इंतजार कर रही है एक वैकेंसी आपका, एक इंतजार कर रही है एक पोस्ट आपका, और आप लगोगे, मुझे बहुत बिलीव है आप लोगों पे। देखिएगा, मेमोरी का अंग कौन सा नहीं है, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है। जिस बच्चे ने प्रश्न भेजा उसने ये भी कहा था सर ये प्रश्न में मेरे को मिल नहीं रहा। तो अब मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, आप कह दो कि गुरुजी थे किताब की बढ़ाई कर रहे होता है तो क्या करूं, थोड़ी बहुत कर लेनी चाहिए बढ़ाई। सभी करते हैं, सभी ये कहते हैं वो कहते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी कर लेता हूं, क्या करें। क्या है कि अपना अपन एक वो प्रेरक पढ़ते हैं मोटिवेशन में, अनुमोदन प्रेरक, ठीक है ना। तो अनुमोदन प्रेरक जो होता है वो बच्चे में भी होता है, एक वयस्क इंसान में भी होता है, बूढ़े आदमी में भी होता है, ये जिंदगी भर चलता है। मतलब प्रशंसा आदमी को अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो मैं कर लेता हूं, मेरी भी कर लेता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो देखिएगा, स्मृति का अंग कौन सा नहीं है, तो स्मृति का अंग कौन सा नहीं है, देखिएगा। देखिए, मेमोरी के 4 अंग होते हैं, बहुत सिंपल से है। मेमोरी के 4 अंग होते हैं। जब कोई भी चीज आप सीखते हो, कोई भी चीज को आप लर्न करते हो, याद करते हो, तो याद करोगे तो कैसे करोगे, तो याद करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले याद करने के लिए उसको अधिगम यानी कि लर्निंग करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? लर्निंग। विदाउट लर्निंग वो चीज कभी मेमोरी में याद नहीं रहेगी। अपन रट लेंगे तो वो याद नहीं रहती है। तो मेमोरी का पहला अंग है याद करने का कि उस चीज को अपन सीखें। तो सीखना पहला स्टेप होता है। नंबर 2 पे होता है धारण, रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है साहब? रिटेंशन का मतलब क्या है? उसको जैसे आपने सीखा
तो उसको अपनी आप संवेदी स्मृति से वो लघुकालीन स्मृति में जाएगी, लघुकालीन से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, तो उसको माइंड में क्या करोगे, सेव करोगे। क्या करोगे, सेव, रिटेंशन करोगे। रिटेंशन करने के बाद क्या करोगे, चिंतन। नहीं करोगे चिंतन, आप पुनः स्मरण करोगे। क्या करोगे, पुनः स्मरण, रिकॉल करोगे, ना कि चिंतन करोगे। तो तीसरा स्टेप जो होता है वो पुनः स्मरण होता है कि जब जरूरत पड़ी कि भाई मैं रिट का एग्जाम देने जा रहा हूं, मान लो 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को, जब भी जा रहा हूं, जब भी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, मान लो अक्टूबर में होती हैं, सितंबर में होती हैं, नवंबर में होती हैं, जब भी होती हैं, ठीक है। तो मैं जब एग्जाम हॉल में गया तो मैं याद कर रहा हूं, अरे यार धीर सर ने समझाया था स्मृति के बारे में और उन्होंने ये बताया था, हाँ ये, मतलब आप याद कर रहे हो। क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो। तो वो पुनः स्मरण है, जो चीज यहां सीखी थी, धारण की थी, उसको रिकॉल करोगे। और चौथा स्टेप होता है पुनः पहचान। पुनः पहचान, पुनः पहचान को अपन क्या बोल सकते हैं, प्रत्याभिज्ञान। क्या बोल सकते हैं, प्रत्याभिज्ञान, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो प्रत्याभिज्ञान या पुनः पहचान करना, रिकॉग्नाइजेशन करोगे आप। सबसे पहले सीखोगे, फिर उसको धारण करोगे, उसके बाद उसको पुनः स्मरण करोगे, फिर पुनः पहचान करोगे। तो यहां कौन सा अंग नहीं है स्मृति का, तो यहां चिंतन स्मृति का अंग नहीं होता है, याद रखना। तो यहां सी ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा हो गया, सी नहीं है। बाकी अधिगम भी अंग है, धारण भी अंग है और प्रत्याभिज्ञान भी अंग होता है, जिसको अपन पुनः पहचान, रिकॉग्नाइजेशन बोलते हैं। पुनः स्मरण, रिकॉल होता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं। तो चिंतन यहां पे गलत है, तो सी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन लोग 8 नंबर के प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, देखिए स्क्रीन पे है आपके सामने 8 नंबर का प्रश्न, और आप इस प्रश्न का सही आंसर देके जीत सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर देके आप जीत सकते हैं। ये 8वां प्रश्न आपके सामने जस्ट स्क्रीन के ऊपर है, और इस प्रश्न का जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा, उस बच्चे को मिलेगा धीर सर की तरफ से खूब सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद आप ले सकते हैं, बम्पर आशीर्वाद ले सकते हैं। पुरस्कार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं छोटे से पुरस्कारों के माध्यम से आपको आपकी स्टेमिना को खत्म नहीं करना चाहता। मैं असली पुरस्कार तभी दूंगा जब आप टीचर बन के मेरे पास आओगे और मैं आपको अपना खुद का एक पेन दूंगा, आपके सेट में यहां मैं पेन डालूंगा, वो मैं पुरस्कार दूंगा। छोटे मोटे पुरस्कारों से मैं आपकी स्टेमिना को खत्म नहीं करना चाहता। मैं तो वो आग लगाना चाहता हूं कि वो आग बुझ नहीं पाए, वो आग मशाल बन जाए, और वो आग जब तक सिलेक्शन नहीं ले लो तब तक रुक नहीं जाए। क्योंकि छोटा सा मैंने प्रलोभन दे दिया तो उस प्रलोभन आपकी जो वास्तविक आग है उसको बुझा देगा, और तुम रॉकेट की जगह क्या बन जाओगे, हेलीकॉप्टर बन जाओगे। मैं नहीं चाहता कि हेलीकॉप्टर की तरह फड़फड़ाओ, मैं चाहता हूं कि रॉकेट की तरह बिना आवाज किए और यूं निकल जाओ। कैसे निकल जाओ, यूं, पता नहीं चला रॉकेट निकल गई, लोग देखते रह गए और रॉकेट अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई। हेलीकॉप्टर जो है वो फड़फड़ा रहा है, माहौल बना रहा है और बाकी कुछ नहीं कर रहा। तो रॉकेट बनाने के लिए मैं छोटे छोटे प्रलोभन नहीं दूंगा, मैं तो बस पिछवाड़े में आग लगाऊंगा, वही काम करूंगा साहब। तो मैन वो ये बताओ, अलगाव, भीड़, संपर्क या सर्वदर्शी सामग्री, कौन सा आंसर होगा? बहुत बढ़िया, इंद्रजीत सियोदा जी सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अलगाव, गुंजन नागपाल जी अलगाव दे रहे हैं। गुंजन जी कैसे काम चलेगा ऐसे, बताओ, इतना अच्छा नाम है आपका और आप अलगाव की बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अलगाव से कुछ नहीं होता है, अलगाव से तो आइसोलेशन है। आइसोलेशन में जाना पसंद करोगे या अंतःक्रिया करना पसंद करोगे? गुंजन जी अच्छी बात नहीं है, अलगाव वाली बातें मत करो ना, अलगाव से बहुत डर लगता है। अलगाव 2 साल से हम अलगाव ही तो जी रहे हैं, कब तक अलगाव में रहोगे? तो अलगाव की बात ना करें, ये समय जो है वो अच्छा आने वाला है, तो अभी अलगाव से हट जाना है हमें, अलगाव से हमें हट जाना है। देखिए वेरी गुड, अलगाव तो हो ही नहीं सकता, सामाजिक अधिगम अलगाव से तो होगा ही नहीं, भीड़ से भी नहीं हो सकता, क्योंकि भीड़ आपकी चेतना को समाप्त कर देती है। भीड़ में तो आप वही करते हो जो और कर रहे हैं। भीड़ क्या करती है? भीड़, जॉन अपना कुर्ट लेविन कहता है कि भीड़ एक समूह मस्तिष्क की अवधारणा है, आप उसमें अपना विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते। जितने भी अपराध होते हैं वो भीड़ के द्वारा होते हैं। भीड़ में एक ने कहा कि मारो, तो सब कहेंगे मारो मारो, एक कहेगा अरे मत मारो, उसकी आवाज दब जाएगी। तो भीड़
कभी सोशल नहीं बना सकती, भीड़ कभी सामाजिक नहीं बना सकती। संपर्क, अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, आप किसी की तरफ आपने देखा, आपकी उनसे नजरें मिली, नजरें मिलने के बाद आपने बात की, कैसे हैं, कैसी तैयारी चल रही है, और तैयारी करने के बाद में बातचीत पहुंचते पहुंचते आप फ्रेंड बने, दोस्त बने। तो एक दोस्त बनने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई थी? जब हमने उनकी तरफ देखा था पहली बार, उनको निहारा था। किनको? एक अच्छे दोस्त को, जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो। ठीक है, तो इंटरेक्शन, सी ऑप्शन यहां बेटर आंसर होगा कि सामाजिक अधिगम किससे प्रारंभ होता है? सी ऑप्शन से सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है, याद रखना। ठीक है, सर्वे 10 से सामग्री नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। तो 8 नंबर का सी। 9 नंबर का प्रश्न देखिए, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं। क्रियात्मक परीक्षाओं को अपन निष्पादित परीक्षाएं बोल सकते हैं, अपन नॉन वर्बल टेस्ट भी बोल सकते हैं। क्रियात्मक परीक्षाएं, क्रियात्मक परीक्षाएं क्या है बताओ? क्रियात्मक परीक्षाएं क्या है? बता दो भाई, बता दो। क्रियात्मक परीक्षाएं, क्रियात्मक परीक्षाएं क्या हैं, किसके लिए उपयोगी हैं? बेटर सर, मेरा सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। लहर की बात नहीं करेंगे, लहरों की बात नहीं करेंगे, हम तो आग की बात कर रहे हैं। आज तो हमारी थीम ही पिछवाड़े वाली सेट हो गई। आज तो रॉकेट बन गए हम लोग। आज किसकी बात कर रहे हैं? रॉकेट की। डी, डी 9 में डी आ रहा है बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं बालकों के लिए। मैंने क्लियरली इस चीज को समझा रखा। क्रियात्मक परीक्षाएं होती है नॉन वर्बल परीक्षाएं। देखो, अशाब्दिक परीक्षाएं और क्रियात्मक परीक्षाएं, इन दोनों को अपन एक कैटेगरी में शामिल करते हैं, बट सेम नहीं होती हैं। अशाब्दिक परीक्षा का मतलब होता है जिसमें आपको कोई वस्तु जो होती है वो चित्र के रूप में होती है, उसको अपन नॉन वर्बल बोलते हैं। और क्रियात्मक परीक्षा का मतलब होता है जिसमें वस्तु जो होती है वो वास्तविक रूप में होती है। कि मेरे को मान लीजिए बच्चे को पूछना है कि बच्चों छोटी से बड़ी वस्तुओं को सीक्वेंस में रखो, तो मैंने छोटी से बड़ी वस्तुएं रख रखी हैं, मैंने छोटी से बड़ी क्या कर रख दी? वस्तुएं रख दी। तो जिसमें ओरिजिनल वस्तु होती है उसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। ठीक है, तो ये किन बच्चों के लिए होते हैं? बालकों के लिए होते हैं, निश्चित रूप से छोटे बच्चों के लिए अपन इनका प्रयोग करेंगे। निरक्षर, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, भाषा का प्रयोग करना नहीं आता, उनके लिए प्रयोग करेंगे। गूंगे बहरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो सुन और समझ नहीं सकते, सभी के लिए। तो यहां डी ऑप्शन हो जाएगा। अनपढ़, गूंगे, बहरे, छोटे बालक या अलग अलग देश में रहने वाले लोगों की बुद्धि का मापन करने के लिए अपन क्रियात्मक परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका किन बच्चों के लिए प्रयोग होते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 9 नंबर के प्रश्न का आंसर है डी। अच्छा प्रश्न है, देख के जाइएगा। और जो इसकी जगह मान लीजिए भाषात्मक परीक्षाएं होती तो उत्तर क्या हो जाता? कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी बुद्धि का, अपन अमूर्त बुद्धि का मापन करने के लिए शाब्दिक परीक्षाओं का प्रयोग करेंगे। 10 नंबर का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत विवाद पैदा करता है, इसको समझिएगा। 10 नंबर का प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों शब्द है, याद रखना, ठीक है ना, अनेक परीक्षकों, एग्जामिनर्स द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण कौन सा है? किसी परीक्षण में, बताओ भाई, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर। अरे भाई, एक बच्चा कह रहा है गुरुजी बायोमेट्रिक करवा दो, रीट एग्जाम है। देखो, पहले तो रीट एग्जाम की डेट आन दो। फिर दूसरी बात है कि बायोमेट्रिक कैसे हो सकती है जब बायोमेट्रिक का प्रयोग कोरोना काल में हो ही नहीं सकता। हमारी कॉलेजों में जो उपस्थितियां हैं वही बायोमेट्रिक मशीनें बंद हैं। तो आप इतने नेगेटिव मत सोचिए कि सर चीटिंग हो जाएगी, वो हो जाएगा, बायोमेट्रिक हो जाएगा। अरे इतना क्यों सोचते हो यार? आप नेगेटिविटी को आकर्षित क्यों करते हो? मैं तो कहता हूं पॉजिटिव सोचा करो ना। आप इतना नकारात्मक क्यों सोचते हो? इतना पहले से क्यों डरते हो आप लोग? 10 में डी, बी, सी, बताइए। बी, 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 बी आ रहा है, बी आ रहा है, बच्चों का आंसर बी आ रहा है। देखो, समझो इस प्रश्न को, समझ नहीं पा रहे हो आप, समझो। 10वीं 12वीं के एग्जाम कैंसिल हो, अपने राजस्थान वाले के हो गए क्या? अपडेट आया क्या कोई? महावीर जी पूनिया,
आपके पास ऑथेंटिक न्यूज है क्या? ये 10वीं 12वीं के एग्जाम कैंसिल हैं तो भी मैं आपको यही कहूंगा कि रेट का एग्जाम जुलाई में नहीं होगा। मैंने बता दिया था, मेरा मत है। विश्वसनीय बी होगा, डी होगा, बी होगा, डी होगा। देखो वैधता तो हो नहीं सकती, उद्देश्य आधारित। विश्वसनीयता रिलायबिलिटी लग रहा है, मानक नहीं हो सकता, वस्तुनिष्ठ लग रहा है। ऑप्शन यहां उलझ रहा है, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठता। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। ये प्रश्न आज के टेस्ट का सबसे अच्छा प्रश्न है, याद रखना, इसको समझिएगा। ये प्रश्न समझ में आ गया तो एक प्रश्न तैयार हो जाएगा आने वाले एग्जाम का। समझना, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वो परीक्षण क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है। देखो विश्वसनीयता को मतलब हुआ रिलायबल। क्या होता है? रिलायबल, ठीक है। और रिलायबल किस संदर्भ में? कि मैंने आपका कोई टेस्ट लिया और उस टेस्ट में आपके नंबर कितने आए? 62 नंबर आए, ठीक है। और वो 15 दिन बाद में दोबारा वो टेस्ट लिया जाता है मेरे द्वारा, तो भी आपके नंबर कितने आएंगे? 62 आएंगे। तो इसका मतलब है वो रिलायबल है, विश्वसनीय। परिस्थिति और समय की परिवर्तन की वजह से, परिस्थिति व समय की परिवर्तन की वजह से यदि अंकों में बदलाव नहीं आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? विश्वसनीय। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? कि जांचकर्ता की मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े। वह परीक्षण जिसमें जांचकर्ता की मनोदशा का प्रभाव नहीं पड़े, यानी कि कितने भी एग्जामिनर्स हो, परीक्षक शब्द जहां कहीं भी आ गया, क्या आ गया? परीक्षक शब्द जहां कहीं आ गया, वहां आपको वस्तुनिष्ठता ही करनी है कि मैंने 1000 एग्जामिनर ने कॉपी चेक कर ली, लेकिन जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। समान नंबर आ रहे हैं कि एक बच्चे के 100 में से एक एग्जामिनर ने कॉपी चेक की, 80 नंबर आए, दूसरे ने चेक की 80 नंबर आए, तीसरे ने चेक की 80 नंबर आए, चौथे ने चेक की 80 नंबर आए। अनेक परीक्षकों द्वारा जांचने के बावजूद अंक समान आते हैं, मतलब कि एग्जामिनर्स की जो है वो पूर्वाग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है, उनकी मनोदशा प्रभावित नहीं कर रही है और समान अंक आ रहे हैं, तो वो टेस्ट वस्तुनिष्ठ होगा। याद रखना, जहां भी परीक्षकों की बात आ जाए वो वस्तुनिष्ठ है। ये विश्वसनीयता का मतलब ही होता है कि परिस्थिति और समय के बदलाव के बाद एक टेस्ट मैंने आपका लिया था और 20 दिन बाद में दोबारा वो टेस्ट में लेता हूं तो आपके समान अंक आते हैं, वो विश्वसनीयता है। और यहां परीक्षकों की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एग्जामिनर्स की बात हो रही है, जांचकर्ता की बात हो रही है। और जांचकर्ता की जहां बात आएगी वहां याद रखना वस्तुनिष्ठता होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिविटी होगा। तो इसका सही आंसर डी है और डी ही इसका आंसर माना गया था, तो आपको डी ही करना है। डी। वेद का मतलब उद्देश्य होता है, उद्देश्यों के आधार पर मापन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। सबसे अच्छा प्रश्न था ये। अपवाद बालक किस श्रेणी में आते हैं? बताओ भाई, अपवाद बालक, अपवाद बालक किस श्रेणी में आते हैं? अपने प्रश्न सबसे अलग होंगे, याद रखना, सबसे डिफरेंट प्रश्न होंगे अपने। वो प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आए हैं, वो प्रश्न होंगे जो रिपीट हो सकते हैं, वो प्रश्न होंगे जो दूसरों से डिफरेंट करते हैं, वो प्रश्न होंगे जिनको लेकर आप डाउटफुल रहते हैं, वो प्रश्न होंगे जिनमें से कोई भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकता है। ये सब वही प्रश्न है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से रिपीट करके जाइएगा। हो सकता है इनमें से कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाए, तो बड़ी गंभीरता के साथ, तल्लीनता के साथ देखिएगा इनको, ठीक है। सर आप मेरा नाम, भूख लग रही है सर। अरे चांदनी जी, भूख कैसे लग सकती है आपको? ये भूख लगने की उम्र है क्या आपकी? चांदनी जी कह रही हैं कि सर भूख लग रही है। अरे बेरोजगार के ऊपर भूख लागू नहीं हो सकती। वो जब ये मुंह से बात भी बोलता है तो बड़ा बेईमानी सा लगता है कि सर भूख कैसे लगी। भूख की जगह तुम ये लिख देती चांदनी जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि सर आग लग रही है नौकरी के लिए कि रात पूरी रात जग के पढ़ जाऊंगी आज पूरी किताब, पूरी रात जग के सर आज कम से कम 4 टॉपिक साइकोलॉजी के 4 यूनिट का पढ़ जाऊंगी, ऐसी आग लग रही है आज। और चांदनी जी तुमने ये कहा कि मुझे भूख लग रही है, तार तार कर दिया तुम्हारे इस स्टेटमेंट ने मुझे। तो क्या कह दिया चांदनी जी आज आपने, दुख हुआ है मुझे आज आपकी इस बात से। जोधपुर सिविल सर्विसेज 12वीं की एग्जाम रद्द हो गई हैं। अच्छा, आपने राजस्थान बोर्ड की हुई है क्या?
राजस्थान बोर्ड की। नए फार्मूले से होगा अंक निधान मंत्रिमंडल। भाई मैं तो परीक्षाओं को स्थगित करने के बड़ा खिलाफ हूं। परीक्षाएं स्थगित नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों में अचीवमेंट लेवल को खत्म कर देता है, प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देता है। समोसे खिला दो घुरे सिंह जी। समोसे नहीं, तुम लोगों को तो बाबा जी का ठुल्लू खिलाना चाहिए। समोसे खाने की उम्र है, भूखे लोगों को खाना नहीं मिल रहा, समोसे याद आ रहे हैं, मतलब ललक नहीं है साहब। वरना समोसा याद नहीं आता, मुंह से निकलता कि सर एक टॉपिक पढ़ूंगा आज तो जबरदस्त तरीके से। आज तो चांदनी जी ने तो दिमाग ही खराब कर दिया आज भूख का नाम लेके। देखिएगा, अपवाद बालक। अपवाद बालक किसमें आएंगे? 11 में डी। 11 में डी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अपवाद बालक जो बोलते हैं अपन, वो किसको बोलते हैं? विशिष्ट बालक को। बस शब्द को चेंज किया है, ठीक है। विशिष्ट बालक ही क्या होते हैं? अपवाद बालक होते हैं। तो विशिष्ट बालक में मंद बुद्धि भी है, बाल अपराधी भी है, प्रतिभाशाली भी है। मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, सृजनात्मक बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो हैं वो अपवाद यानी विशिष्ट बालक में आते हैं। चाहे वो बौद्धिक विशिष्ट हो, चाहे वो संवेगात्मक विशिष्ट हो, चाहे वो सामाजिक विशिष्ट हो। तो अपवाद बालक किसको बोलते हैं? पर विशिष्ट बालक को बोलते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन। मनीष जी, एक मेडिकल विद्यार्थी करता है ये प्रश्न, शायद मैंने डाउटफुल क्वेश्चन सीरीज में ले लिया था, आप देखिएगा और दोबारा आ जाएगा ना, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। 12 नंबर का प्रश्न। एक सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। कौन सी विशेषताएं होती हैं बताइएगा? सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित विशेषता होती है। बुद्धि लब्धि स्तर सामान्य, बुद्धि लब्धि स्तर सामान्य। सर ऑनलाइन टेस्ट ले लो। ऑनलाइन टेस्ट में ले रहा हूं, अवनी एजुकेशन ऐप पे अपन ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। और मैं अवनी एजुकेशन ऐप पे अपने आरबीसी बोर्ड का जो आपका रेट का पेपर होगा, यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, उसके एकदम ब्लूप्रिंट के बेस पे मैं 5 पेपर लूंगा। अवनी एजुकेशन ऐप पे मैं लास्ट में 5 पेपर लूंगा एकदम सेम पैटर्न पे, और उस 5 पेपर के माध्यम से आप जान पाओगे कि आपका रियली में अब तक साइकोलॉजी में क्या लेवल है। तो अवनी एजुकेशन ऐप पे मैं 5 एक शानदार पेपर लेने वाला हूं, और कोशिश तो ये भी रहेगी कि हमारी एक टीम पूरी बना के राजस्थान लेवल के जो टॉप एक्सपर्ट हैं, जिनको आरबीसी बोर्ड जो है वो पेपर्स वगैरह बनाते रहते हैं, उनको ब्लूप्रिंट का पता होता है, उन सभी एक्सपर्ट से लेके पूरे रीट का पेपर, एसएसटी का अलग, प्रिया लेवल फर्स्ट का अलग, और सेकंड लेवल में मैथ्स और साइंस का अलग, मतलब कंप्लीट एक एक पेपर आपका करवा दिया जाए अवनी एजुकेशन ऐप पे, ताकि आपको रियली में पता लगे। बहुत अच्छा लेवल, डराया नहीं जाएगा आपको, जो वास्तविक लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट से समझ में आ जाएगा। संजय जी नमस्कार, फतेहपुर से। मैं भी फतेहपुर से ही लाइव हूं इस समय। एक टेस्ट फ्री दे देंगे, बाकी तो टेस्ट की रेट को ज्यादा नहीं है, 99 तो है। कितने सारे टेस्ट हैं, कितने सारे वीडियो सॉल्यूशन है। सर पूरी रात कैसे पढ़ेंगे, जॉब भी करना होता है। निश्चित रूप से आपकी सही बात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इस बार बहुत सारे किताबें मैंने पढ़ी हैं, तो मैंने ऐसी जीवनियाँ पढ़ी हैं जब मुझे लगा कि लोगों ने बहुत गजब की स्टेमिना जिसमें होती है, वो कुछ भी कर सकता है। और एक मैं ऑफलाइन क्लासेज में एक उदाहरण देता हूँ ज्योति रंजन बागपति का, उसका जो उदाहरण देता हूँ वो बहुत ही इंप्रेसिव होता है। बुद्धि लब्धि स्तर सामान्य, सामान्य तो नहीं होगा। स्वयं का निर्णय लेने की क्षमता नहीं होना, होती है। बुद्धि स्तर लब्धि स्तर नीचा होता है, नहीं होता। उपरोक्त में से कोई नहीं। वास्तव में इनमें से कोई भी विशेषता नहीं है, कोई भी विशेषता नहीं है। ये तीनों विशेषताएं गलत हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों विशेषताएं गलत हैं। 13 नंबर का प्रश्न। मानसिक स्वास्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ
पे आया हुआ प्रश्न है स्कूल लेक्चर में। मानसिक स्वास्थ्य समायोजन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक व्यक्ति खुश तथा स्वस्थ रहता है क्योंकि, पॉजिटिव प्रश्न आता है। मेंटल हेल्थ में जितने प्रश्न आते हैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के प्रश्न होते हैं और बहुत इजी वे में, लगभग आंसर इजी से करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से नमस्कार, उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को दिल की गहराइयों से नमस्कार, बहुत नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बच्चों को और को भी मोटिवेट कीजिए, मैं बहुत जुड़ना चाहता हूं यूपी के बच्चों से। मानसिक तनाव दूर हो जाएगा, एकदम सही है। हर परिस्थिति को संभाल लेता है, सही बात है। परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं जानता, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को बना लेता है। व्यक्ति व समाज के साथ अच्छी प्रकार समायोजित हो जाता है, निश्चित रूप से सही है। जैसी परिस्थिति जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग बन जाता है, उपयुक्त सभी। तो यहां डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब तीनों ही पॉजिटिव विशेषताएं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पॉजिटिव ही पॉजिटिव विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव एंड डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14 नंबर का प्रश्न देखिएगा, यह भी आया हुआ प्रश्न है। किशोर विद्यार्थियों के लिए, किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियां हैं? किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने हेतु कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे आप? किशोर विद्यार्थियों का मानसिक तनाव, सर रीट को अब कैसे और बढ़िया करें बताओ। कल के वीडियो में इस पर चर्चा कर लेंगे कि रीट को अब बेहतरीन कैसे करें। अब आपका क्या बेटर टाइम टेबल हो सकता है, क्या मैनेजमेंट हो सकता है और क्या रैंक वाली स्टडी हो सकती है, इस पे संभवतः कल अपन चर्चा कर सकते हैं। कल चर्चा कर सकते हैं रीट को लेकर, रीट की मतलब रैंक वाली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। मानसिक तनाव को दूर करने की कौन सी विधियां हैं? डी 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 क्या हो रहा है? डी हो रहा है, ठीक है। कल रीट पे चर्चा कर लेंगे अपन, कल अपन रेट पे इस पे चर्चा कर लेंगे। ऑनलाइन मंगा सकते हो आप, अवनी एजुकेशन बुक आर्ट के ऊपर मंगा सकते हो, अमेजन पे मंगा सकते हैं, निश्चित रूप मंगा सकते हैं। 20 बार कोर्स रिवीजन कर लिया, बहुत बधाई हो आप जैसे स्टूडेंट्स को, बहुत बढ़िया है रायचंद जी। देखिए प्रत्यक्ष विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं अपन। बाधा का विनाश, अन्य उपाय खोज, लक्ष्य का प्रतिस्थापन, व्याख्या कर निर्णय लेना, अप्रत्यक्ष विधियों का प्रयोग करता ही करता है किशोरावस्था और स्पेशली उदात्तीकरण और मंत्र का बहुत प्रयोग करता है। मनोवैज्ञानिक उपचार, साइकोलॉजिकल बिहेवियर, चाहे वो पुनर्बलन तकनीकी हो चाहे विसंवेदीकरण विधियां हो, जितनी भी विधियां उन सबका भी प्रयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी का प्रयोग अपन किशोर विद्यार्थियों के लिए जो है वो करते हैं। तो डी ऑप्शन यहां पे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, यानी सभी प्रकार की प्रत्यक्ष विधियां, अप्रत्यक्ष विधियां। क्लास का टाइमिंग क्या रहता है अपना? 9:15 बजे का रहता है, लगभग 9:15 या 9:20। संतोष जी आपका नाम ले लिया है मैंने, बोलिए। अब इस नाम ले लिया मैंने तो आज खूब सारा पढ़ना, आपने खूब सारा नाम ले लिया मैंने आज आपका, संतोष जी का, ठीक है। आज खूब पढ़ना और खाना मत खाना, आज नाम ले लिया मैंने आपका। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल द बिग 5 किसे कहा जाता है? व्यक्तित्व का 5 घटक सिद्धांत, इसको द बिग 5 भी कहा सकता जाता है, ठीक है ना, द बिग 5। नॉर्मैन ने इसको द बिग 5 कहा था। किसने दिया है ये? सेल्डन ने, क्रेसमर ने नहीं। सेल्डन क्रेसमर ने शारीरिक सिद्धांत दिया है। आलपोर्ट और मेस्लो ने, आलपोर्ट मेस्लो ने मानव सिद्धांत दिया है। आलपोर्ट ने सिलगुण उपागम दिया है। मेक्रे और कोस्टा ने, या केटल और सिंगर ने? तो केटल ने भी विशेषक सिद्धांत दिया था, सिंगर ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। तो पाल कोस्टा और मेक्रे, सी ऑप्शन, पाल कोस्टा और मेक्रे ने ये सिद्धांत दिया था। सर ब्लैक शर्ट मस्त है, चलो मस्त लगा आपको, बहुत बढ़िया सर। ऐप पर हर हफ्ते एक फ्री टेस्ट टॉपिक वाइज, चलो कोशिश करेंगे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ममता जी, गुड इवनिंग। सर 12वीं क्लास की परीक्षा कैंसिल हो गई है लेकिन रिट का कुछ पता नहीं है। देखिए रिट को लेकर स्थितियां सामान्य होने पर जब सरकार को ऐसा लगेगा कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना, कि किसी प्रकार का, क्योंकि 15 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम करवाना, इतने व्यापक लेवल पे एग्जाम करवाना किसी भी सरकार के लिए बोर्ड की एग्जाम से भी बड़ी चैलेंज है आपका रिट का एग्जाम। तो आप ये मान के चलिएगा कि फिलहाल मैं जो बात बोल रहा हूं वो मेरी इनसाइट के आधार पर बोल रहा हूं कि सितंबर से पहले मुझे नहीं लगता कि एग्जाम होगा, जब तक स्थितियां एकदम नियंत्रण में नहीं आ जाएं पिछली बार की तरह। तो मुझे लगता है कि सितंबर के बाद ही स्थितियां अनुकूल, सितंबर में स्थितियां अनुकूल लग रही हैं। तो मुझे सितंबर से पहले मुझे तो नहीं लग रहा है, मेरा कयास है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। मैंने अपना एक कयास बताया कि मुझे सितंबर से पहले रिट का आयोजन नहीं लग रहा है, ठीक है। यदि बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा है इसका मतलब स्थितियां सही नहीं मान रही है सरकार।
बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहा तो मतलब स्थितियां सही नहीं है, तो जब स्थितियां सही नहीं है तो रिट का एग्जाम कैसे होगा, मतलब ही नहीं होने का। तो आप ये मान के चलिए अगस्त सितंबर से पहले कोई एग्जाम पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप तैयारी में लगे रहें, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। तो मेक्रे और कोस्टा ने सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व का पंच कारक। इन्होंने बताया था बहिर्मुखता पहला कारक, अनुभवों के लिए खुलापन, सहमतिशीलता, अंतर विवेकशीलता या कर्तव्य निष्ठा और स्नायु विकृति। तो ये पंच कारक मॉडल दिया था पाल कोस्टा, रॉबर्ट मेक्रे ने। इसको बिग 5 कहा था नॉर्मैन ने। और ये 5 कारक होते हैं अनुभवों के लिए खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, कर्तव्य निष्ठा या विवेकशीलता और आपका स्नायु विकृति। ये 5 कारक जो है वो पाल कोस्टा और मेक्रे ने बताया था, व्यक्तित्व का पंच कारक मॉडल कहलाता है। तो ये एनसीईआरटी का बिंदु था, इसको देख लीजिएगा। आप सभी को जब भी हो एग्जाम, कल हम फिर से मिलेंगे और कल अपन रीट को लेकर और थोड़ी सी चर्चा डिस्कशन अपना हो जाएगा। इसको लेकर क्या पॉसिबिलिटीज है मैंने बाकी बता दिया। मेरे कोडिंग पॉसिबिलिटीज सितंबर से पहले मेरे कोडिंग तो 1% नहीं है, बाकी तो पता नहीं क्या किस स्थितियां क्या रहेंगी। तो शुभ रात्रि और मस्ती से पढ़ाई कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, जीत जाएंगे। और जो मेरी मुहिम थी प्रकृति के संग पेड़ पौधे लगाने वाली, जहां तक पॉसिबल हो सकता है पेड़ पौधों को लगाइएगा और मुझे पिक भी भेजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं अपन।